देखो बच्चों, तो आज अपन बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ईएमआई की। देखो, अपन जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। देखो, अपने को पता है कि फैराडे लॉ से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है तो अपन ईएमआई पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का कितना तरीका है। फाई एम चेंज करना है तो या तो बी चेंज कर दो, ए और थीटा कांस्टेंट रखो, ए चेंज कर दो, बी और थीटा कांस्टेंट रखो। सिमिलरली थीटा चेंज कर दो और बी और ए को कांस्टेंट रखो। देखो, अगर मैं बी चेंज कर रहा हूँ बच्चों, अगर मैं बी चेंज करता हूँ तो इस ईएमआई को बोलते हैं अपन स्टैटिक ईएमआई। क्या बोलते हैं? स्टैटिक ईएमआई। इसके दो पार्ट होते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो, अगर मैं एरिया चेंज करता हूँ और बी और थीटा जो है कांस्टेंट रखता हूँ तो इस ईएमआई को अपन डायनेमिक ईएमआई बोलते हैं, ठीक है। इसका दो पार्ट होता है, एक मोशनल होता है और दूसरा रोटेशनल होता है। सिमिलरली अगर मैं थीटा चेंज कर रहा हूँ बच्चों तो इसको अपन बोलते हैं पीरियोडिक ईएमआई। इसका जो एग्जांपल है वो है एसी जनरेटर। देखो, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अपन डायनेमिक ईएमआई होता है क्या। डायनेमिक ईएमआई में भी अपन पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं कि मोशनल ईएमआई क्या होता है। देखो, जब किसी भी कंडक्टिंग रॉड को अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, ठीक है बच्चों, तो होता क्या है कि उस कंडक्टर के सिरे पे, उस कंडक्टर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। देखो, यहाँ पे मैंने एल लेंथ का एक कंडक्टर लिया है। अपने को पता है कि अगर कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मैं एक इलेक्ट्रॉन पकड़ता हूँ। देखो, ये जो कंडक्टर है इसका मोशन v है इधर इस साइड, और b जो है यूनिफॉर्म है इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड अंदर, ठीक है। b अंदर है और v इधर है। तो अपने को चार्ज पे फोर्स निकालने आता है मैग्नेटिक फील्ड में। देखो, v इधर, ठीक है, b नीचे। चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो अपने को पता है कि अगर ये पॉजिटिव होता तो ऊपर आता फोर्स, और एफएम जो है यहाँ नीचे लग रहा हुआ। कहाँ लग रहा होगा बच्चों? एफएम जो है यहाँ नीचे लग रहा होगा। जब एफएम नीचे लग रहा होगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनसाइड द कंडक्टर वो क्या होंगे? इस सिरे पे एक्युमुलेट हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव बना, यहाँ पे लो पोलरिटी और यहाँ हाई पोलरिटी बन रही है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बच्चों तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगेगा ऊपर, ठीक है। जैसे अब देखो, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन ई से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ऊपर मैंने पॉजिटिव सिरा रखा है क्योंकि इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो देखो, ये जो ई है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? अपन देखें तो अपने को पता है बच्चों, क्या पता है? पता ये है कि अगर एट इक्विलिब्रियम लिखता हूं मैं, देखो अगर एट इक्विलिब्रियम बात करूं तो एफ इज इक्वल टू एफ एम लिखूंगा। यहाँ तक बात क्लियर? एफ इज इक्वल टू एफ एम। ये माइनस ई इंटू ई इज इक्वल टू माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी लिखूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। माइनस ई से ई गया तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख रहा हूँ वी क्रॉस बी के बराबर। अगर मैग्नीट्यूड लिखूं देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे लिख रहा हूं वी क्रॉस बी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। यहाँ देखो दिक्कत। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, ई को अपन लिख सकते हैं वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर। क्या होगा? डॉट एल वेक्टर। देखो, ये जो एक्सप्रेशन आया है इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसकी खासियत ये है बच्चों कि अगर यहाँ पे देखो तीन वेक्टर दिख रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ। तो ये जो तीनों वेक्टर हैं, अगर तीनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो याद रखना, अगर वी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, अगर परपेंडिकुलर है, अगर तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ आता है ये मैक्सिमम आएगा और इसकी वैल्यू आएगी बी एल इंटू वी। नहीं तो बच्चों, अगर इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल आ जाएं या एंटी पैरेलल आ जाएं, क्या आ जाएं? एंटी पैरेलल या पैरेलल आ जाएं, तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो हो जाता है जीरो।
जब बच्चों मान लो कि V जो है वो पैरेलल आ जाता है या एंटी पैरेलल आ जा रहा है B के, ये पहला केस। दूसरा केस है कि V पैरेलल हो जा रहा है L वेक्टर के, और जो तीसरा केस है ये है कि B पैरेलल हो जा रहा है, B पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जा रहा है L वेक्टर के। तो ये तीनों केस हैं जहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 0 आएगी। क्या आ रहा होगा, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 0 हो रहा है। देखो एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि है क्या। देखो बच्चों, मान लो जो पहला केस है इसको मैं A नंबर बोल रहा हूँ, इसको A नंबर बोल रहा हूँ और इसको B नंबर। तो A नंबर में क्या होगा कि VB वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, और ये परपेंडिकुलर होगा लेंथ के। यहाँ तीनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जैसे मान लो कि मैं एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर लगा दिया, क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर लगा दिया, और एक कंडक्टर लिया और इसकी वेलोसिटी इधर रख दिया और लेंथ ऑफ कंडक्टर इधर रख दिया। देखो ये तीनों जो वेक्टर हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली मैं इसमें पहला केस ले रहा हूँ कि अगर E जो है 0 है, E 0 है, और V जो है बच्चों वो पैरेलल है B के। V को B के पैरेलल रखना है। क्या करना है, V को B के पैरेलल रखना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक B लगाता हूँ इधर, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, और एक मैं कंडक्टर क्या करता हूँ बच्चों, एक कंडक्टर जो है का मोशन ऐसे दे देता हूँ। ये कंडक्टर है, इसका लेंथ L है, और ये V इधर है और B इधर है। तो इस केस में E की वैल्यू जो होगा वो 0 आएगा। अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस ये है कि V जो है वो पैरेलल है L के। V को L के पैरेलल रखना है। तो क्या करो, आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही लगा दो। मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर लगाया और एक लेंथ ऑफ कंडक्टर रखा L, और इसको मैं ऐसे ही मूव करा दिया। ठीक है, तो यहाँ भी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी। क्या होगी, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बच्चों 0 आ रही होगी ना। सिमिलरली अब क्या करना है, जो तीसरा केस है इसमें वो है कि B को पैरेलल रखना है L के ना। तो B को L के पैरेलल रखना है, तो आप क्या करो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दिया, और ये एक कंडक्टर रखा जिसका लेंथ है L, और इसको मैंने वेलोसिटी दे दी ऊपर। तो देखो L वेक्टर जो है B के पैरेलल है, तो इस केस में भी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 0 है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ रही है BLB जो कि मैक्सिमम है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर तीनों में से कोई दो वेक्टर अगर पैरेलल आ जाएं तो उस केस में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितना होगा बच्चों, उस केस में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू 0 आ रही होगी। चलो अब बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, कि अपन डायरेक्शन ऑफ E इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालेंगे। इसको बच्चों अपन निकालेंगे राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल, इसमें होगा क्या, इसमें जो थंब होगा बच्चों उसको अपन रखेंगे वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, और जो फिंगर्स होगा उसको अपन खोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जो फेस ऑफ पाम होगा बच्चों वो बताएगा हाई पोलरिटी। क्या बताएगा, हाई पोलरिटी। मतलब हाई पोलरिटी कहने का मतलब कि ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव, तो इसको अपन हाई पोलरिटी बोलते हैं और इसको लो पोलरिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको हाई पोलरिटी बोलते हैं और इसको लो पोलरिटी बोलते हैं। देखो एक सवाल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सवाल ऐसा है कि आपको फाइंड करना है कि पोलरिटी, हाई पोलरिटी और लो पोलरिटी। कंडक्टर ऐसा है, ठीक है, एक कंडक्टर है ऐसा, ठीक है, इसका लेंथ है L और लेंथ L
और ये मूव कर रहा है इधर V से, और यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट है, फ्लो है I। चलो देखो, करंट कैरिंग वायर की वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बन रहा होगा, इस रीजन में जो होगा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बन रहा है। तो देखो राइट हैंड थंब रूल यूज करो, तो V के डायरेक्शन में मैंने थंब रखा और B जो है ऊपर है, तो फिंगर्स कैसे कर्ल किया, तो फेस ऑफ पाम जो है नीचे आ रहा है, फेस ऑफ पाम नीचे आ रहा है, मतलब ये हाई पोलरिटी होगा और ये लो पोलरिटी होगा। मतलब इसको अपन एक बैटरी से के सिंबल से ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। सिमिलरली चलो एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं। एक बार मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ पोल है उसका और यहाँ साउथ पोल है, ठीक है। एक कंडक्टर है बच्चों एल लेंथ का, ठीक है, एल लेंथ का कंडक्टर है, इसको अपन ऊपर मूव कर रहे हैं। क्या डॉट मतलब ऊपर, ये ऊपर आ रहा है ना, ऊपर इसकी वेलोसिटी है। आपको बताना है कि हाई पोलरिटी और लो पोलरिटी कैसे होगा। देखो इसके वजह से फील्ड लाइंस कैसे होंगी, इसके वजह से जो फील्ड लाइंस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो मैग्नेट और V है ऊपर, तो V के डायरेक्शन में थंब रखा और B के डायरेक्शन में एक क्या खोल दिया, फिंगर्स। तो देखो तो फेस ऑफ पाम ऊपर आ रहा है, मतलब यहाँ पे हाई पोलरिटी बनेगा और यहाँ पे लो पोलरिटी, मतलब यहाँ पे ये बैटरी ऐसे बन रहा होगा, ये जो बन रहा होगा वो ऐसे बन रहा होगा। देखो अब अपन एक छोटा सा सवाल करते हैं, आपको बताना है कि फाइंड द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट। क्या बताना है आपको, जो बताना है वो है फाइंड, तो अगला सवाल है फाइंड द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट। क्या बताना है, फाइंड द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, जो कि XY से मैं डिनोट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक कंडक्टर लिया मैंने, यहाँ एक कंडक्टर है, ठीक है, और एक यहाँ बार मैग्नेट है। क्या है, यहाँ पे एक बार मैग्नेट रख दिया मैंने, ये X है और ये Y है, इसका लेंथ गिवन है L और इसकी पोलरिटी गिवन है बच्चों। अपने क्या है, इसकी पोलरिटी गिवन है, यहाँ हाई पोलरिटी बन रहा है और यहाँ लो पोलरिटी बन रहा है। क्या बन रहा है, हाई पोलरिटी और लो पोलरिटी, और इसको अपन मूव कर रहे हैं अंदर, अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो हाई पोलरिटी इधर बन रहा है, मतलब फेस ऑफ पाम ऐसे खुलना चाहिए था, बिल्कुल सही, फेस ऑफ पाम ऐसे खुलना था। वेलोसिटी वेक्टर किधर है, अंदर, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर कैसे बच्चों, अंदर है। तो आप अगर देखोगे तो ये अंदर वेलोसिटी वेक्टर है और फेस ऑफ पाम जो खुलना चाहिए था इधर। तो अगर इसको आप देख रहे हो, थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, यहाँ पे डॉट कर लो। अगर मान लो डॉट कर लेते हो तो मैं इसको आसानी से दिखा पाऊंगा। मान लो कि ये ऊपर जा रहा था, क्या जा रहा था, ऊपर, तो देखो ये ऊपर जा रहा है और फेस ऑफ पाम मैंने ऐसे खोला, तो हाई पोलरिटी इधर, तो वेलोसिटी, मतलब फिंगर्स जिधर खुले हैं वो क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में ऐसे आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ तक अपने को ये सिचुएशन को फुलफिल करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आना चाहिए था बच्चों, क्योंकि ये बार मैग्नेट के लिए ये जो डायरेक्शन, ये जो कंडक्टर का पोजीशन है ये इक्वेटोरियल है। क्या है, देखो इक्वेटोरियल है ना, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो इक्वेटोरियल पे अगर मैग्नेटिक फील्ड अपने को इधर लाना है बच्चों, तो अपने को पता है कि इधर जो होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा, इक्वेटर पे जो है उल्टा आता है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आता है वो एस इधर और यहाँ नॉर्थ, तो एस, तो ये एक्स का वैल्यू जो होगा वो साउथ के बराबर होगा और ये वाई जो होगा वो इक्विवेलेंट टू नॉर्थ आ रहा होगा। ये ऐसे तो छोटे से सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं और आपसे डायरेक्शन निकलवाया जा सकता है। मान लो अब कुछ नोट देख लेते हैं। नोट्स में ये है कि मान लो कि बी एल और वी, ठीक है बच्चों, बी एल और वी जो है वो किसी एंगल पे हैं। नोट लिखो, नोट ए है, इफ बी एल एंड वी आर एट एंगल, और वो एंगल जो है बच्चों वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री नहीं है एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री नहीं है, इसके अलावा कोई और एंगल पे है। जिसे मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर है, मान ले एक
एक एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ। ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, और यहाँ एक कंडक्टर मैंने प्लेस किया जिसका लेंथ जो है L है। क्या है, यहाँ मैंने एक कंडक्टर प्लेस किया और ये वेलोसिटी वेक्टर जो है इससे कितना डिग्री एंगल बना रहा है, थीटा। तो आपको बताना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हाई पोलरिटी और लो पोलरिटी का डायरेक्शन। देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि या तो L का कंपोनेंट कर लो, लेंथ का कंपोनेंट कर लो, या तो वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट कर लो। तो देखो मैं पहला क्या कर रहा हूँ, लेंथ का कंपोनेंट कर रहा हूँ। अगर मैं लेंथ का कंपोनेंट करूँ बच्चों, अगर मैं लेंथ का कंपोनेंट करूँ तो देखो यहाँ पे आएगा L साइन थीटा और इधर आएगा L कॉस थीटा। चूंकि L कॉस थीटा जो है V के पैरेलल है, ठीक है, तो L कॉस थीटा पैरेलल टू V, तो इसके चलते जो EMF आएगा वो 0 आएगा। देखो यहाँ पे L साइन थीटा के चलते, L साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू V एंड परपेंडिकुलर टू B। तो यहाँ पे जो है वो इंड्यूस EMF का जनरेशन होगा और इस E को आप क्या ले सकते हो, E को ले सकते हो BLV इंटू साइन थीटा। ये मैंने लेंथ का कंपोनेंट किया। मैं चाहता हूँ कि V का कंपोनेंट करूँ। अगर मैं वेलोसिटी का कंपोनेंट करूँ तो क्या आंसर आएगा बच्चों। मान लो कि मैं V का कंपोनेंट करता हूँ। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर था और ये था कंडक्टर मेरा, ठीक है, और ये था वेलोसिटी वेक्टर, ये थीटा, ये V, और ये था L। देखो इसका एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा, वो आ रहा होगा V साइन थीटा, और एक आ रहा होगा इसके पैरेलल, वो आ रहा होगा V कॉस थीटा। तो चूंकि V cos थीटा इज पैरेलल टू L वेक्टर, तो V cos थीटा के चलते तो इंड्यूस EMF की वैल्यू 0 आ रही होगी, लेकिन V sin थीटा जो है वो परपेंडिकुलर है L के और परपेंडिकुलर है B के, तो इसके चलते जो इंड्यूस EMF आ रहा होगा वो आ रहा होगा BLV sin थीटा। देखो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस केस में आप लेंथ का कंपोनेंट करो या वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट करो, दोनों ही केस में बच्चों आंसर सेम आएगा। तो जहाँ आपको आसानी होगी, अगर VL और V एक दूसरे से किसी एंगल पे इंक्लाइंड है तो अपने को जहाँ पे कंपोनेंट लेना आसान होगा उसका कंपोनेंट करके आप आंसर निकाल सकते हो। देखो जो दूसरा नोट है बच्चों वो ये है कि मान लो कि कोई भी कंडक्टर है वो आर्बिट्रेरी लेंथ का हो तो, ठीक है। जो अगला नोट है वो है, यहाँ लिखो, जो अगला नोट है बच्चों वो ये है कंडक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी लेंथ। अगर कोई भी कंडक्टर है वो आर्बिट्रेरी लेंथ का है तब, जैसे मान लो कि मैंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर लगा दिया। क्या किया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर लगा दिया और एक कंडक्टर लिया जो कि इस लेंथ का है, ठीक है, और ये इधर v स्पीड से जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर लगा के रखा हूँ। तो देखो इस केस में अपन क्या लिखेंगे, इस केस में क्या पूरा कंडक्टर का लेंथ लिखेंगे, नहीं बच्चों, अपन क्या करेंगे इसका L इफेक्टिव लिखेंगे। L इफेक्टिव मतलब इनिशियल से फाइनल, अपन L इफेक्टिव लिखेंगे, ठीक है। ये जो L इफेक्टिव लेंथ होगा इसको लिखेंगे। तो ये जो होगा मान लो कि ये ऐसे होगा, ये लेंथ हो गया L इफेक्टिव, ठीक है, और ये जा रहा है v स्पीड से इधर और मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर है, ठीक है। तो देखो इसके चलते जो बन रहा है वो जो EMF बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, हाई पोलरिटी ऊपर और लो पोलरिटी, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है L इफेक्टिव लिखो यहाँ, L इफेक्टिव इंटू V। ये L इफेक्टिव को अपन कुछ एग्जांपल्स लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एक छोटा सा सवाल देखते हैं। सवाल ऐसा है कि एक आर्क है, ठीक है, एक आर्क है, इसकी रेडियस R है, ठीक है। यहाँ बच्चों
इसको अपन v स्पीड से खींच के लेके जा रहे हैं, ये थीटा है, ये इनिशियल लेंथ है और ये फाइनल लेंथ है। तो देखो, और मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर है, क्या है, थ्रू आउट द रीजन जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। देखो, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए अपने को पता है कि इसका कंपोनेंट एक इधर का है। सबसे पहले तो ये आर्बिट्ररी लेंथ का है, तो हम एल इफेक्टिव लिखेंगे। एल इफेक्टिव जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, और एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आएगी, 2r के बराबर। चलो, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है, और एल इफेक्टिव की वैल्यू ये रही। एल इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो है 2r के बराबर, और ये रहा वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, ये v है, तो इधर आ रहा होगा v cos थीटा और इधर आ रहा होगा v sin थीटा। तो देखो, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बच्चों, और v sin थीटा जो है वो एल इफेक्टिव के पैरेलल है, तो इसके चलते तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा, बचेगा v cos थीटा। तो इसके चलते जो ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो देखो कितना आ रहा होगा, b इंटू एल इफेक्टिव 2r इंटू वेलोसिटी वेक्टर v cos थीटा, ठीक है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ का 2br v cos थीटा, इतना आंसर आ रहा होगा। रही बात डायरेक्शन की, तो देखो v ऊपर, ठीक है, और b नीचे, v ऊपर और b नीचे, फेस ऑफ पाम इधर, तो इसमें जो पोलरिटी बन रहा होगा वो ऐसे बन रहा होगा। कैसे बन रहा होगा, ऐसे, ठीक है। और इसका वैल्यू हो जाएगा 2br v cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन जब भी डायरेक्शन निकालेंगे हाई पोलरिटी और लो पोलरिटी का बच्चों, तो अपन निकालेंगे राइट हैंड पाम रोल। चलो एक और छोटा सवाल देखने की कोशिश करते हैं। ये सवाल ऐसा है, एक लूप है, ठीक है, यहाँ लूप है, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, और इस लूप, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थ्रू आउट द रीजन जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और इसको अपन ऐसे खींच के लेके जा रहे हैं। कैसे खींच के लेके जा रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर इधर है। तो देखो, अगर एल इफेक्टिव निकालते हो तो एल इफेक्टिव का डायरेक्शन कैसे आ रहा होगा, एल इफेक्टिव का डायरेक्शन तो ऐसे ही आ रहा होगा 2r के बराबर, और एल इफेक्टिव और v, चूंकि एल इफेक्टिव वेक्टर इज पैरेलल, क्या है, पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर, तो इस केस में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितना आ रहा होगा, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 0 आ रहा होगा। आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि v जो है एल इफेक्टिव के पैरेलल है, तो इस केस में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बच्चों 0 आ रहा होगा। चलो एक और छोटा सवाल देखने की कोशिश करते हैं। सवाल ऐसा है कि आपको बताना है कि इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितना आ रहा होगा। सवाल बच्चों ऐसा है, यहाँ थीटा और ये थीटा, ये एल और ये लेंथ एल और ये लेंथ एल, ठीक है, ये लेंथ एल, और मैग्नेटिक फील्ड लिख लो थ्रू आउट द रीजन जो है अंदर है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। देखो इसका एल इफेक्टिव कितना आएगा, ये देखो इधर आ रहा होगा एल साइन थीटा, और यहाँ भी आ रहा होगा एल साइन थीटा, मतलब ये भी एल साइन थीटा। तो जो टोटल एल इफेक्टिव आ रहा होगा वो बताओ कितना आ रहा होगा। जो एल इफेक्टिव आ रहा है वो आ रहा है 12 + 12 साइन थीटा, ठीक है, एल इफेक्टिव, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और v जो है ऐसे जा रहा है, तो v इधर, ठीक है, वेलोसिटी जो है इसका इधर है ना, ये कनेक्टर ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो फेस ऑफ पाम ऊपर आ रहा है, तो इसके चलते जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा वो ऐसे बन रहा होगा, और इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रहा होगा b इंटू एल इफेक्टिव की वैल्यू लिखो 12 + 12 साइन थीटा इंटू v। यहाँ देखो जो आ रहा होगा वैल्यू, यहाँ पे क्या 2b LV इंटू 1 + साइन थीटा आ रहा होगा ना, ये जो है ये वैल्यू आ रहा होगा। देखो एक और बात करते हैं, मान लो एक और सवाल लेते हैं। एक क्लोज लूप है, ये स्क्वायर है, इसका लेंथ L है, और इसको मैं V से लेके जा रहा हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द रीजन अंदर है। देखो यहाँ पे एक कंडक्टर, 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर और 4 कंडक्टर यहाँ दिख रहा है। ये जो दूसरा
दूसरा और चौथा कंडक्टर है, ये जो L और V के पैरेलल है, तो इसके अंदर EMF 0 और इसके अंदर भी इंड्यूस EMF 0। यहाँ पे देखो इसके अंदर कैसे आ रहा होगा, इसके अंदर जो होगा वो ऊपर आ रहा होगा ना, तो इसके अंदर जो है ऐसे आ रहा है और इसके अंदर भी ऐसे आ रहा होगा इंड्यूस EMF, और इसकी वैल्यू आ रही होगी BLV और यहाँ भी आ रहा होगा BLV। तो देखो ये करंट भेजने की कोशिश कर रहा है इधर और ये करंट भेजने की कोशिश कर रहा है इधर, तो जो ई नेट आएगा वो कितना आएगा 0, इसीलिए आई की वैल्यू जो होगी नेट करंट जो होगा बच्चों वो कितना आ रहा होगा, वो आ रहा होगा 0 के बराबर। कितना आ रहा होगा 0 के बराबर। चलो एक और छोटा सा सवाल देखते हैं। सवाल इस बार ऐसा है कि एक कंडक्टर और एक लूप, ठीक है, और यहाँ एक कंडक्टर, ये L लेंथ और ये L लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बच्चों, और ये V स्पीड से इसको लेके इधर जा रहे हैं। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसका L इफेक्टिव देखोगे तो L इफेक्टिव की वैल्यू कितना आ रहा है। देखो अगर इसको एक कंडक्टर मानते हो तो इसके चलते देख लो एक बार, इसके चलते एक बैटरी ऊपर बनेगी, फिर एक बैटरी ऊपर, फिर एक बैटरी की पोलैरिटी ऊपर। सिमिलरली यहाँ जो है एक बैटरी ऐसे बन रही होगी, ठीक है, और ई की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी BLV। ई जो है सब सेम आ रहा होगा BLV। इसको अगर आप समअप करते हो तो पोटेंशियल सेम है, तो टोटल L इफेक्टिव यहाँ देखोगे तो L इफेक्टिव जो है 3L के बराबर है, L और L 3L। तो देखो इस केस में यहाँ एक बैटरी बनी, एक बैटरी यहाँ बनी और एक बैटरी यहाँ बनी, तो इसके चलते जो नेट इंड्यूस EMF आएगा वो आएगा 3BL इंटू V। कितना आ रहा होगा 3BL इंटू V, ठीक है। चलो यहाँ तक बातें क्लियर होगी कि अपन मोशनल EMF को कैसे डील कर रहे हैं। चलो एक और छोटा सवाल देख लेते हैं। सवाल ऐसा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैंने एक स्क्वायर लूप को रखा है यहाँ L लेंथ, और यहाँ से ये A लेंथ पे है ना। आपको बताना है कि इस लूप में जो है ई नेट कितना होगा, इंड्यूस EMF जो होगा वो नेट कितना होगा। देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अंदर होगा, लेकिन आपको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ B1 लेता हूँ, यहाँ B2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसको मैं V से मान लो इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। देखो तो इसके वजह से होगा क्या बच्चों कि एक EMF तो यहाँ बन रहा होगा, ये तो पैरेलल होगा वेलोसिटी वेक्टर के, और एक यहाँ बन रहा होगा, यहाँ E2 बोलते हैं, तो B2 इंटू L इंटू V बन रहा होगा, ठीक है, ये L लेंथ का है, और E1 जो होगा वो आ रहा होगा B1 इंटू L इंटू V। चलो तो ई नेट जो निकालूंगा, ई नेट आएगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L इंटू V B1 माइनस B2। अब अपने को पता है कि B1 क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए, एंड B2 कितना आएगा बच्चा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है, A प्लस L। इसकी वैल्यू जैसे ही यहाँ डालूंगा तो जो ई नेट मिल रहा होगा वो देखो कितना मिल रहा होगा। जो ई नेट मिल रहा होगा वो आ रहा होगा L इंटू V म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए माइनस म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू A प्लस L। यहाँ से कॉमन जो निकल रहा है उसको निकाल लो, म्यू नॉट आई इंटू L इंटू V डिवाइड बाई 2 पाई मैंने कॉमन किया, ठीक है, तो यहाँ 1/A माइनस 1/A प्लस L बच रहा होगा। इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन मैं इतना ही लिख के छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो अब अपन जा रहे हैं एक नोट देखने। क्या देखने जा रहे हैं, एक नोट देखते जा रहे हैं। देखो मैं एक क्या करता हूँ, एक रेल कंडक्टिंग रेल बिछा दे रहा हूँ, उस पर जो है एक कंडक्टर को कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन में ला रहा हूँ। देखो यहाँ नोट के तौर पे लिख लो इसको, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंडक्टिंग रेल बना रहा हूँ जिसका रेजिस्टेंस जो है मान लो R है, और ये वो कंडक्टिंग रेल है। इसमें एक रॉड है L लेंथ का जो इसमें कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रीजन में थ्रू आउट जो है वो कितना है, वो B है, ठीक है। ये जो है V जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये रॉड जो है। देखो होगा क्या कि जैसे जैसे ये रॉड चल रहा होगा बच्चों, ऐसे वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो आपको
आपको पता है कि इसके मोशन के चलते जो है, इसके मोशन के चलते एक इसमें बैटरी बनेगी। क्या बनेगी? एक बैटरी बनेगी। उसकी जो पोलरिटी होगी बच्चों, वो प्लस ऊपर रहेगा और माइनस, इसको मैं ई लिख रहा हूँ, इंड्यूस ईएमएफ। इसके चलते क्या होगा कि इसमें एक करंट दौड़ने लगेगा, आई इंड्यूस। ठीक है, इसमें एक आई इंड्यूस दौड़ना, और जैसे ही इस करंट कैरिंग कंडक्टर में बच्चों करंट आएगा तो इस पे फोर्स लगेगा, क्योंकि अपने को पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू क्या है? देखो, इस पे फोर्स जो लगता है वो लगेगा इधर, और जैसे ही इधर एक फोर्स लगेगा तो इसको कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए अपने को एक मैकेनिकली फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो चलो 1 बाई 1 अपन डील करने जा रहे हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी। चलो, जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा होगा बच्चों, वो आ रहा होगा बी एल इंटू वी। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही बैटरी मिल गई तो करंट निकालने के लिए क्या करते हैं? इंड्यूस करंट निकालना है। ठीक है, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट इज इक्वल टू आई इंड्यूस इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू बी एल वी डिवाइड बाई आर। ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा इंड्यूस करंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? इंड्यूस करंट आ गया। अब देखो, एक रिटार्डिंग फोर्स आ रहा है जो कि इधर जनरेट हो रहा होगा। तो एक रिटार्डिंग फोर्स जिसको अपन मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं ना, वो क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि इंड्यूस करंट आ गया, और करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगता है। तो यहाँ जो रिटार्डिंग फोर्स है, जो रिटार्डिंग फोर्स है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स, जो कि इधर लग रहा है। तो रिटार्डिंग फोर्स को कैसे लिखूंगा? अपने को पता है बी आई एल होता है ना, तो रिटार्डिंग फोर्स जो होगा वो आएगा बी आई इंड्यूस इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। बी इंटू आई इंड्यूस कितना है? बी एल बी बाई आर इंटू एल। तो जो एफ एम आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाई आर। ये आ रहा है, ये है वो रिटार्डिंग फोर्स। जो ये हमने क्या शर्त रखा था कि इसको कांस्टेंट स्पीड के साथ चलाना है, लेकिन जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें एक रिटार्डिंग फोर्स जो कि मैग्नेटिक फोर्स से लगना चालू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो, तो अपने को क्या करना है कि इसके मोशन को मेंटेन करने के लिए, देखो ये सिचुएशन ऐसा है कि जैसे इसमें आई इंड्यूस आया और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और इसका लेंथ है एल, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड, तो इधर अपने को कांस्टेंट स्पीड के साथ चलाना था, लेकिन इधर फोर्स लगने लगा। जैसे इसमें करंट आया तो इधर फोर्स लगने लगा। अब फोर्स लगने लगा तो मोशन को कांस्टेंट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसी के बराबर क्या करना पड़ेगा? इधर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो, फॉर वी कांस्टेंट, फॉर वी शुड बी कांस्टेंट, अगर मेरे को वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना था तो मैं क्या करूंगा? एफ एम इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल कर दूंगा। तो जो एफ एक्सटर्नल है ये क्या है? एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स लिख लो ना, एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स। ये क्या है? एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स। तो इस एफ एक्सटर्नल की वैल्यू जो है वो एफ एम के बराबर आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका डायरेक्शन अलग है ना बच्चों। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ही है। ठीक है, इतना ही है, लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एफ एक्सटर्नल वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ मैग्नेटिक फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स। देखो, अब क्या होगा कि एक मैकेनिकल पावर जो है जनरेट हो जाएगा, क्योंकि पावर इज इक्वल टू क्या होता है? तो यहाँ लिख लो, ये चौथा लिख लेना ना, चौथा नंबर। पांचवा नंबर है वो है मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर टू मेंटेन द वीक इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं मैकेनिकल पावर को P से दिखा रहा हूँ, एफ एक्सटर्नल डॉट वी। ठीक है, तो देखो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितना है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई आर इंटू वी।
तो जो पावर की वैल्यू आ रही है वो आ रहा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये है बच्चों मैकेनिकल पावर जो कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाया जाएगा ताकि जो है इस रॉड का जो मोशन है वो कांस्टेंट बना रहे।